नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपात। विभाग ने बना दिया है शिक्षकों की श्रेणी। जी हाँ, शिक्षकों को अलग-अलग श्रेणी में बनाया है और ये श्रेणी का निर्धारण हुआ है वेतन प्रक्रिया को लेकर और इसको लेकर आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जिसको आप मानक कार्य प्रणाली यानी एसओपी कहते हैं, वो सरकार ने जारी किया है और इस सरकार ने जो एसओपी जारी किया है तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन-कौन सी वो श्रेणी बनाई है और किस श्रेणी में किस शिक्षक को रखा गया है। वेतन भुगतान के लिए पूरी एसओपी जो जारी की गई है और जिसमें वेतन प्रक्रिया के लिए वेतन तिथि के होने वाले प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है कि कौन-कौन से प्रक्रिया से गुजर के वेतन आपके खाते में पहुंचेगा। जो ये वेतन भुगतान का एसओपी जारी हुआ है, वह विशिष्ट शिक्षक, नियमित शिक्षक की श्रेणी में चले गए हैं। जी हाँ, न सिर्फ विशिष्ट शिक्षक अपितु बीपीएससी से बहाल होने वाले बीपीएससी टीआरई के माध्यम से बहाल होने वाले विद्यालय अध्यापक भी अब नियमित श्रेणी के शिक्षक कहलाएंगे। अब सभी शिक्षकों को 1 तारीख को वेतन मिल जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन सी श्रेणियां हैं और किस श्रेणी में कौन से शिक्षक हैं और वो है वेतन की प्रणाली क्या है जिस पे नजर दौड़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके सामने एक पत्र दिख रहा है और इस पत्र को पे नजर दौड़ाया जाए तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 से 12 तक के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु मानक प्रणाली यानी कार्य प्रणाली जो है वो एसओपी जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस मानक कार्य प्रणाली का उद्देश्य जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है। इस एसओपी के माध्यम से न सिर्फ शिक्षकों का जिसमें विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक अपितु रात्रि प्रहरी के बारे में भी जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं आपको शिक्षकों की श्रेणियां। जी हाँ, दूसरे अगर बिंदु को पे ध्यान दिया जाए तो शिक्षकों की श्रेणियां राज्य में शिक्षकों के वेतन भुगतान निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी आपको बनाई गई है नियमित श्रेणी और नियमित श्रेणी को हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे और इसी में सारी प्रक्रिया को जान जाएंगे कि कौन कौन सी प्रक्रिया है। आगे फिर सबको हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। और नियमित शिक्षक इसके अंतर्गत वेतनमान के पुराने शिक्षक, जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं जिसमें 34,540 वाले शिक्षक भी वेतनमान पुराने वेतनमान वाले शिक्षक कहलाते हैं। उसके बाद विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षक आते हैं। इन शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य मुख्यालय द्वारा अलॉटमेंट सीएफएमएस यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जाता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा एचआरएमएस यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेतन बिल तैयार किए जाते हैं। ये बिल कोषागार में यानी ट्रेजरी में प्रस्तुत किए जाते हैं और कोषागार में से स्वीकृति के पश्चात राशि शिक्षकों के व्यक्तिगत बैंक खाते में आपको हस्तांतरित हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम से अगर समझने का प्रयास करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है सीएफएमएस और इस सीएफएमएस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार क्या करती है, आपको जो भी डीओ है यानी डीओ कार्यालय की जो स्थापना शाखा है और वो स्थापना शाखा के जो हेड है डीपीओ, उनके आपको खाते में भेजा जाता है, उनके यहाँ भेजा जाता है और ये क्या करते हैं एचआरएमएस प्रणाली से आपको ट्रेजरी को वेतन भेजते हैं। ये कहाँ भेजते हैं? ये भेजते हैं आपको ट्रेजरी को, आपको वेतन भेजते हैं और ट्रेजरी क्या करता है टीचर्स के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें भेज देता है। ये है प्रक्रिया। इस माध्यम से आपको वेतन की प्रक्रिया, पैसा आवंटन जो होता है इस प्रक्रिया से आपको प्राप्त होता है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। यहाँ कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु समय सारणी। अब क्या है समय सारणी? अब यहाँ एक है कि आपको प्रक्रिया क्या है, इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन है, तिथि सीमा क्या है, अभ्युक्ति में क्या है। अब देखिए पहला प्रक्रिया जो है जिला पदाधिकारी यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना प्रेषण यानी एब्सेंटी देना डीओ कार्यालय को। कौन देगा इसको? डीओ देंगे। और कब तक? प्रत्येक माह के 20 से 22 तारीख तक आपको एब्सेंटी दे देना है और इसके लिए रिमार्क्स क्या है?
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सिर्फ अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ कुछ जो नए हेड टीचर्स और हेडमास्टर बहाल हुए हैं उनको मैं बता दूं कि अनुपस्थिति भेजने का मतलब होता है, अनुपस्थिति विवरणी भेजने का मतलब वेतन विवरणी नहीं होता है, पूरा वेतन स्ट्रक्चर भर दिया जाता है। आपके भर देने से वो वेतन नहीं कहलाता है, वो आपकी एब्सेंटी है, यानी कितने दिन वो एब्सेंट रहे, और निगेटिव आपको स्टेटमेंट भेजा जाता है। तो 20 से 22 तारीख तक सभी बीओ को, डीओ कार्यालय को आपको एब्सेंटी उपलब्ध करा देना है। उसके बाद वेतन विपत्र तैयार किया जाता है, और ये वेतन विपत्र तैयार के लिए कौन उत्तरदायी है? डीपीओ कार्यालय, यानी डीपीओ स्थापना। प्रत्येक 25 तारीख तक वेतन विवरणी आपको तैयार कर दिया जाएगा। कोषागार में विपत्र प्रस्तुति, यानी ट्रेजरी को वेतन जो विवरणी बनाई गई है, वेतन विपत्र जो बनाया गया है, इसको प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी किसको है? डीपीओ को, यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को। और कब? प्रत्येक माह के 26 तारीख को। उसके बाद वेतन जो विपत्र है पारित करते हुए भुगतान की स्वीकृति, इसके लिए कौन पदाधिकारी जिम्मेदार है? कोषागार पदाधिकारी जो ट्रेजरी ऑफिसर है, वो वेतन का जो विपत्र है इसको पारित कर और भुगतान की स्वीकृति के लिए ये लायबल है। और ये कब? प्रत्येक माह के 30 तारीख तक आपको भुगतान के लिए इसकी स्वीकृति उनको दे देनी है। और शिक्षकों के खाते में वेतन का अंतरण, यानी उनके शिक्षकों के खाते में वेतन का ट्रांसफर, इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी कौन है? कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित बैंक। अब कुछ लोगों के बैंक से भी होते हैं, वो नियोजित के बैंक होते हैं। ये प्रत्येक माह के 1 तारीख तक, यानी क्लियर कहानी हो गई कि 22 तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी और 1 तारीख तक आते आते आपके खाते में वेतन पहुंच जाएगा। ये यही प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया के तहत आपको वेतन भुगतान होगा। तो पहले हम लोगों ने जान लिया कि नियमित श्रेणी में कौन कौन शिक्षक आएंगे। उसके बाद आ गया है कि राज्य कोष से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षक। अब जो लोग जीओबी, जिसको राज्य कोष यानी जीओबी, जीओ बी के माध्यम से जो लोग आपको खाते आता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से। अब यहां से जिसको वेतन प्राप्त होता है, तो यहां कहा गया कि राज्य मुख्यालय द्वारा आवंटन सीएफएमएस के माध्यम से संबंधित जिले को भेजा जाता है, और डीपीओ स्थापना उस राशि को सीएफएमएस से आहरित करते हैं और उसे जिला शिक्षा कार्यालय से संबंधित स्थापना खाते में जमा कर लिया जाता है। तत्पश्चात नोडल बैंक के माध्यम से बैंक सलाह जारी की जाती है और राशि शिक्षकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। यहाँ भी स्पष्ट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आपको, जो सरकार है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सीएफएमएस के माध्यम से, ये यहाँ भी है, सीएफएमएस के माध्यम से क्या करती है? ये डीपीओ यानी जिला स्थापना को भेजा जाता है, और डीपीओ क्या करते हैं? उसको इस यहाँ डीपीओ जो है इसको क्या करते हैं? ये विड्रॉ करते हैं सीएफएमएस के माध्यम से ही, और सीएफएमएस के माध्यम से और विड्रॉ करते हैं, और जिला शिक्षा कार्यालय यानी डीओ कार्यालय जो है आपको जो स्थापना में जमा हो जाता है, ये आहरित करके अपने डीओ कार्यालय के जो खाता है उसमें जमा हो जाता है, जो भी नोडल बैंक है। और इसी नोडल बैंक से डीओ कार्यालय के ये बैंक खाते में आपको पहुंच जाता है, बैंक खाते में पहुंच जाता है। और इस बैंक खाते के माध्यम से बैंक एडवाइस भेजी जाती है आपको, बैंक एडवाइस भेजी जाती है, और इस एडवाइस के माध्यम से जितने भी लिंक्ड आपको शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, उनके टीचर के खाते में पैसा चला जाता है। और तो इनकी प्रक्रिया क्या है? इनकी प्रक्रिया को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी प्रक्रिया भी वही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को 20 से 22 उपलब्ध करा देनी है आपको एब्सेंटी, 25 तारीख तक वेतन विपत्र तैयार होगा, कोषागार में प्रस्तुति आपको 26 को होगी, 36 तक वेतन विपत्र तैयार करना। और जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या है, यहाँ 5वें बिंदु पे देखें तो यहाँ थोड़ा सा बदल गया है, वेतन विपत्र तैयार करके कोषागार पदाधिकारी को आपको भेजना है, और जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बैंक को प्रेषित किए जाने वाले एडवाइस तैयार किया जाएगा डीओ कार्यालय द्वारा, और इसके लिए लाइबल डीओपी होंगे, और प्रत्येक माह के 26 से 29 तक ये आपको प्रेषित कर दिया जाएगा, आपको एडवाइस तैयार करके। उसके बाद छठा है, डीओ कार्यालय द्वारा बैंक को एडवाइस भेज दी जाएगी, इसके लिए डीपीओ आपको लाइबल है। प्रत्येक माह के 30 तारीख तक ये भेज दिया जाएगा, और उसके बाद शिक्षकों के खाते में जो वेतन है वो आपको नोडल बैंक के माध्यम से 1 तारीख तक पहुंच जाएगी। उसके बाद आता है समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक। समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक जो है, इसमें आपको कुछ नियोजित शिक्षक भी हैं, और इसके अंतर्गत आते हैं नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। देखिए, नियोजित शिक्षक राज्य कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान द्वारा राशि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा को भेजे जाती है। अब ध्यान रखिए,
समग्र शिक्षा जो है राज्य कार्यालय क्या कहाँ भेजता है, एसएसए कार्यालय को भेजता है जिला के, और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने डीपीओ एसएस से जो है वो राशि को आहरित करते हैं और स्थापना के खाते में अंतरित की जाती है। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा बैंक एडवाइस को भेज जाता है। यहाँ देखिए ये थोड़े से अलग अलग प्रक्रिया से घूम के आता है। यहाँ क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, ये भेज देती है आपको राशि जो है डीपीओ एसएसए को भेजती है। वहां जो था वो सीधा आपको स्टेब्लिशमेंट वाले में चला जाता था, डीपीओ स्थापना को चला जाता था। डीपीओ स्थापना जो है क्या करते हैं, इसको डीपीओ एसएसए जो क्या करते हैं, इस पैसे को भेजते हैं स्थापना कार्यालय के डीपीओ को, और वहां से फिर प्रक्रिया होके बैंक एडवाइस बनता है और फिर वहां से प्रक्रिया होके शिक्षकों के खाते में आता है। चलिए ये एक व्यवस्था हो गई। ये अगर नियोजित शिक्षक हैं उनको समग्र शिक्षा अभियान वाले व्यवस्था से मिलता है। उसके बाद कुछ और शिक्षक हैं, नियमित वेतनमान वाले शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, क्योंकि अब व्यवस्था बांट दी गई है। वो ट्रेजरी के माध्यम से जो नियमित शिक्षक थे उनको ट्रेजरी के अनुसार के माध्यम से भुगतान होगा, ये आपको बैंक के माध्यम से भुगतान वाले स्थिति हो गए। नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, इनका वेतन भी एसएसए निधि से दिया जाता है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया ऊपर उल्लिखित के समान ही रहेगी। जो ऊपर जो लिखा हुआ समान व्यवस्था है, जो नियमित व्यवस्था, उसी व्यवस्था के अनुसार उनको भी मिलेगा। इनका जीपीएफ, जीआईएस, आयकर यानी इनकम टैक्स इत्यादि व्यवस्था भी इनका डिडक्शन होता है, राशि चालान के माध्यम से जमा की जाएगी। देखिए इनका जीपीएफ है, जीआईएस और आयकर की राशि चालान के माध्यम से बैंक में जमा की जाएगी ताकि सरकारी लेखा में पारदर्शिता बनी रहे। और इनकी भी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वहीं आपको जो नियमित शिक्षक वाली व्यवस्था थी वही है। एक नया चीज इसमें ऐड हो गया है, पांचवा नियमित शिक्षक को देखा जाए तो जीपीएफ और जीआईएस तथा इनकम टैक्स राशि चालान के बैंक के माध्यम से जमा करना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसके लायबल है और आपको प्रत्येक माह की 1 तारीख को आपको वेतन भुगतान हो जाता है। इसमें वेतन शिक्षकों को जो बैंक के माध्यम से यहाँ भेजा जाता है, ध्यान देखिए वेतन का शिक्षकों के खाते का अंतरण नोडल बैंक जो है एसएसए जो है उसके माध्यम से वो भेजा जाता है। उसके बाद आता है अल्पसंख्यक और मदरसा संस्कृत विद्यालय के शिक्षक है। इनका कैसे है व्यवस्था, इनको देख लीजिए। इन संस्थानों के शिक्षकों हेतु सीएफएमएस के माध्यम से आपको पैसा भेजा जाता है और सीएफएमएस मॉड्यूल में बिल तैयार किए जाते हैं। बिल स्वीकृति के उपरांत राशि कोषागार के माध्यम से आपको शिक्षकों के व्यक्तिगत खाते में जाए। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो जीओबी खाते बैंक से होते हैं, एसएसए के जो खाते से भुगतान होता है वो बैंक से होता है, लेकिन नियमित शिक्षक के एसएसए खाते के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के माध्यम से जो लोग बहाल शिक्षक हैं वो लोगों का आपको एसएसए के व्यवस्था से होता है और बैंक के माध्यम से होता है। और ट्रेजरी से जो लोगों का भुगतान होता है उन लोगों को नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, इन लोगों की बात वहां की गई है। और यहाँ जो एसएसए के माध्यम से जो बात की गई है, यहाँ आपको एसएसए माध्यम से नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की बात यहाँ की गई है। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। ये ट्रेजरी से नहीं होगा, ये आपको बैंक के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ व्यवस्था थोड़ी बदली है, पहले उन लोगों को ट्रेजरी से भेजा जाता था, अब व्यवस्था बैंक के माध्यम से कर दी गई है। उसी तरह यहाँ भी पूरी प्रक्रिया आपको 1 तारीख तक है। उसी तरह अगर देखा जाए तो पांचवा है उत्क्रमित उच्च विद्यालय के रात्रि प्रहरी का। इनका आवंटन भी सीएफएमएस के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को प्राप्त होता है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आपको आहरित कर इसे अधिकृत कार्यालय के खाते में जमा कर दी जाती है। तत्पश्चात नोडल बैंक के माध्यम से बैंक सलाह जारी यानी बैंक एडवाइस जारी किया जाता है और रात्रि प्रहरी के खाते में भेजा जाता है। तो रात्रि प्रहरियों को भी वेतन जो है आपको 1 तारीख तक प्राप्त हो जाने के लिए पूरी प्रक्रिया यहाँ बता दी गई। ये थी पूरी एसओपी जिसके माध्यम से सभी शिक्षकों को वेतन प्राप्त होने जा रहा है। तो श्रेणी समझ में आ गया कि श्रेणी जो अब है नियमित श्रेणी में चले गए हैं आपको विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक। रही बात एचटी और एचएम की, तो ध्यान ये रखें कि एचटी और एचएम भी है, ये नियमित श्रेणी के शिक्षक कहे जाते हैं और ये नियमित श्रेणी में ही रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट टीचर की कैटेगरी में उन्हें रखा गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।